अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर मुख्तलिफ MCQs जो हैं वो तैयार किए हैं। तो यकीनन जो है ये MCQs आपको मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में जो है आपके लिए बड़े मुफीद साबित होंगे। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। ये हमारा मुसलसल 8वां एपिसोड है और इसके अंदर हमने 15 MCQs का चुनाव किया है। बाज़ का ये होता है कि हम एक लंबी वीडियो जो है तैयार करते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक तवील अरसे की जो तवील दरानिए की जो वीडियो होती है उसको सुनना थोड़ा दुश्वार होता है। इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि मुस्तक़बिल के अंदर जो है मुख्तसर दौरानिए की वीडियो जो है वो तैयार की जाए। तो इसी वाले से जो है आज हमने सिर्फ 15 MCQs का इंतखाब किया है। बगैर वक्त ज़ाया किए हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ USA अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ USA अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स मींस तकसीम अख्तियारात। तो मैं आपको बताता चलूँ कि तकसीम अख्तियारात के अतबार से 2 निज़ाम हुकूमत होते हैं। एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और दूसरा जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ऐसा निज़ाम हुकूमत, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हुकूमत करने के तमाम अख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हुकूमत करने के अख्तियारात को आइन के ज़रिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद जो इलाकाई हुकूमतें होती हैं या सूबाई हुकूमतें होती हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाता है, उसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अमेरिकन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर्स, तो वो कौन सा है? तकसीमी अख्तियारात के अतबार से अमेरिका में कौन सा निज़ाम हुकूमत है? तो इसका दुरुस्त जवाब है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो तकसीमी अख्तियारात के अतबार से अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर्स देयर इज़ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन USA। नेक्स्ट टॉपिक है, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA वाज जॉन मार्शल, जॉन एडम्स। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका आपने नाम बताना है। उसका नाम था जॉन मार्शल या फिर जॉन एडम्स। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे ही वाज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो नेक्स्ट हमारा MCQ है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ USA, सेनेट ऑफ द USA। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जजों की जो तकर्री है वो कौन करता है? तो अमेरिकन 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री प्रेसिडेंट ऑफ द USA करता है, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है, या फिर अमेरिकन सेनेट जो है, जो अमेरिकन कांग्रेस का अपर हाउस है, सेनेट करता है। तो इसमें दुरुस्त जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री जो है वो अमेरिकी सदर जो है वो करता है। नेक्स्ट नंबर 4 है, प्रेसिडेंट ऑफ USA हु सर्व्ड 2 टर्म्स सेपरेट बाय 4 years। तो आपने बताना है प्रेसिडेंट ऑफ द USA अमेरिका का वो कौन सा प्रेसिडेंट था हु सर्व्ड 2 टर्म्स सेपरेटेड फ्राम बाय 4 years। तो उसने मुख्तलिफ जो हैं, आम तौर पे ये होता है कि एक सदर जब अपनी 4 साल की मुद्दत पूरी करता है तो उससे अगली ही टर्म के लिए वो दोबारा मुंतखब हो जाता है। लेकिन एक दफ़ा अमेरिका की तारीख़ के अंदर ऐसा हुआ कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने 4 साल की मुद्दत पूरी की और फिर उसने नेक्स्ट जो है उसमें गैप आ गया और कुछ अर्सा के बाद जो है उसने दोबारा अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और फिर वो गैप के बाद जो है मुंतखब हुआ। तो आपने बताना है कि हु वाज डेड प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रोवर क्लेवलैंड और बेंजामिन हैरिसन। तो आपने बताना है कि इसमें दुरुस्त जवाब कौन है? तो दुरुस्त जवाब है ग्रोवर क्लेवलैंड। तो ग्रोवर क्लेवलैंड जो था
उसने अपनी एक मुद्दत पूरी की और फिर नेक्स्ट जो है उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। कुछ गैप के बाद जो है फिर उसके बाद जो है उसने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर वो मुंतखब हो गया। तो इस तरह वो अमेरिका का वो प्रेसिडेंट बन गया जो जिसकी 2 टर्म्स के दरमियान गैप आता है। तो नेक्स्ट जो है नंबर 5 है ए पर्सन हु सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड इन USA। तो अमेरिकन के अंदर जो है ए पर्सन हु सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड इन USA ए फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट। तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है एक ऐसा शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता है उसको फेडरलिस्ट कहा गया या उसको एंटी फेडरलिस्ट कहा गया था, यानी मरकज़ पसंद कहा गया या मरकज़ गुरेज कहा गया था उसको। तो इसका दुरुस्त जवाब है फेडरलिस्ट। जो जॉर्ज वाशिंगटन था उसका शुमार जो है वो फेडरलिस्ट लोगों में होता था, जो कि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा सपोर्टर था। तो ए पर्सन हु सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड इन USA ए फेडरलिस्ट। नेक्स्ट है नंबर 6 द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ USA हु रिजाइंड। तो अमेरिका के अंदर जो है सदर का इंतखाब जो है वो 4 साल के लिए होता है। अमेरिका की तारीख़ के अंदर बहुत सारे सदूर ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से अपनी मुद्दत जो है पूरी नहीं कर सके थे, जैसे रूज़वेल्ट का इंतकाल हो गया था और जॉन एफ कैनेडी जो है उसका मर्डर हो गया था, इब्राहिम लिंकन का जो है मर्डर हो गया था। तो इस तरह अमेरिका के अंदर कई प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनकी 4 साल की मुद्दत जो है वो पूरी नहीं हुई थी। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ USA हु रिजाइंड। तो अमेरिका का वह सदर वो कौन है जिसने अपने ओहदा सदारत से रिज़ाइन दे दिया था और उसकी बकिया मुद्दत जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट ने पूरी की थी। तो इसमें दुरुस्त जवाब है रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन वाज द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट हु रिजाइंड फ्राम हिज ऑफिस। तो उसने जो है वो अपने ओहदा सदारत से रिज़ाइन दे दिया था। उसकी वजह ये बनी थी कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो वाटरगेट स्कैंडल में मुलव्वस है और उसका जब उसको यकीन हो गया था कि मेरा जो है मुआखज़ा होने वाला है, इम्पीचमेंट होने वाली है, और फिर उसने उससे बचने के लिए जो है इम्पीचमेंट से पहले ही जो है वो ओहदा सदारत से रिज़ाइन दे दिया था। तो इस तरह ये अमेरिका की तारीख़ का वाहिद सदर है जो ओहदा सदारत से जिसने रिज़ाइन दिया। नंबर 7 है द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ USA हु वाज इलेक्टेड मोर दैन ट्वाइस। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो 1789 को जो है बना, तो उसमें ये सिर्फ ये लिखा गया था कि अमेरिकन सदर का इंतखाब 4 साल के लिए किया जाएगा। उसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि 4 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद जो अमेरिकन सदर है वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है कि नहीं ले सकता, या वो तीसरी और चौथी बार या 5वीं बार जो है वो सदर बन सकता है या कि नहीं बन सकता। आइन में सिर्फ ये लिखा था कि अमेरिकन सदर का इंतखाब 4 साल के लिए किया जाएगा। जब जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले सदर बने और जब उसकी पहली मुद्दत पूरी हुई तो उसने दूसरी बार इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो 2 बार जो है अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया। इस तरह वो मजमूई तौर पर 8 साल अमेरिका का सदर रहा। उसकी पार्टी जो है वो चाहती थी कि अमेरिकन जो जॉर्ज वाशिंगटन है उसको तीसरी बार भी जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन जो है उसने बड़ी फ़रागदिली का मुज़ाहरा किया और उसने तीसरी बार जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और ये जवाब पेश किया कि मुस्तकिल तौर पर सियासत के साथ चिमटे रहना अच्छी बात नहीं है, नए लोगों को मौका देना चाहिए। और जैसा कि लोगों का मेरे बारे में ख्याल है कि मैं एक मुहिब वतन हूँ या मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो मेरे ख़्याल में बाकी जो अमेरिकन्स हैं वो भी इंतहाई ज़िम्मेदार हैं, इसलिए नए लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। उसने इस तरह की अखलाकी तकरीर की और उसके बाद तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये रवायत कायम होगी कि जो भी अमेरिका का सदर बनता वो दूसरी बार सदारती इंतखाब में हिस्सा लेता और उसके बाद जो है वो तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर देता। तो दस्तूरी एतबार से तो उसके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि वो तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है कि नहीं ले सकता, लेकिन बहरहाल जॉर्ज वाशिंगटन ने जो है एक रवायत जो है वो इस्टेब्लिश कर दी और इस तरह जॉर्ज वाशिंगटन के दौर से लेकर एक तवील अरसा तक जो है कोई भी शख्स जो है उसने तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया कि जब ये रवायत ख़त्म हो गई और 1932 में जो है 1932 के अंदर जो है रूज़वेल्ट जो था अमेरिका का पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बना। 1936 में 1936 को उसकी पहली टर्म पूरी हुई तो उसने 1936 को दूसरी बार जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो दूसरी बार भी
अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया। 1940 में यानी 1940 को जब उसकी दूसरी टर्म पूरी हुई तो उस वक्त अमेरिका जो है वो दूसरी जंग अज़ीम में शामिल हो चुका था और रूज़वेल्ट जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। दूसरी जंग अज़ीम के जो मखसूस हालात थे और अमेरिका की जो बड़ी जारहाना पॉलिसी थी, खारजा पॉलिसी थी, उसकी वजह से रूज़वेल्ट जो है उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। तो रूज़वेल्ट ने जो है दूसरी जंग अज़ीम का फ़ायदा उठाया और उन मखसूस हालात के अंदर जो है उसने तीसरी बार जो है सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया। इत्तफाक़ ये हुआ कि वो तीसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गया। इस तरह रूज़वेल्ट अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बन गया जो मुसलसल 3 बार जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रही, इससे आगे बात बढ़ी और 1944 को जो है जब उसकी तीसरी टर्म पूरी हुई, यानी जब उसको बतौर सदर 12 साल मुकम्मल हो गए, तो फिर उसने 1944 को जो है फिर चौथी बार जो है अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया और फिर वो चौथी बार भी मुंतखब होने में कामयाब हो गया। लेकिन बदकिस्मती से वो चौथी टर्म जो है पूरी नहीं कर सका था। 1945 को उसका इंतकाल हो गया था और उसकी फिर बकिया मुद्दत जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने पूरी की। लेकिन अमेरिकन तारीख़ के अंदर जो है रूज़वेल्ट अमेरिका का वाहिद प्रेसिडेंट है जो 2 बार से ज़ायद यानी 4 बार जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। तो जब ये रिवायत टूट गई कि कोई शख्स 2 बार से ज़ायद अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता या वो सदर नहीं बन सकता, तो फिर उसके बाद जो है अमेरिकन आइन के अंदर जो है 1951 को जो है 1951 को 22वीं तरमीम की गई और इस तरमीम के ज़रिए जो है अमेरिकन सिस्टम के अंदर ये पाबंदी लगा दी गई कि आइंदा कोई भी शख्स जो है वो 2 बार से ज़ायद अमेरिका का सदर नहीं बन सकेगा। इस तरह जो है अब 1951 से लेकर ऑनवर्ड जो है कोई भी शख्स जो है वो 2 बार से ज़ायद अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का अहल नहीं रहा। नेक्स्ट है नंबर 8, आस्क not what your country can do for you, ask what you can do for your country। दोबारा सुनिएगा, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country। who said this, यानी ये अल्फाज जो हैं किस शख्स के हैं कि ये मत पूछो कि तुम्हारे मुल्क ने तुम्हारे लिए क्या किया है, बल्कि ये पूछो कि तुमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, ये मत पूछें कि तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, बल्कि ये बताओ कि तुमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। ये तारीख़ी अल्फाज जो हैं किस अमेरिकन प्रेसिडेंट के हैं, हु सेड दिस, मार्टिन लूथर किंग ये पहला ऑप्शन है और JF कैनेडी ये दूसरा ऑप्शन है। तो आपने बताना है कि ये जो तारीख़ी अल्फाज हैं ये किस अमेरिकन प्रेसिडेंट के हैं। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू एंड आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो ये तारीख़ी अल्फाज जो हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के हैं। ये अमेरिका के वाद सदर हैं जिनका तल्लक रोमन कैथोलिक फ़िरके के साथ था जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और बाद में इनका मर्डर हो गया था। तो अमेरिका की तारीख़ के अंदर जो है जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उन सब का तल्लुक जो है प्रोटेस्टेंट फ़िरके के साथ है, लेकिन ये अमेरिका के बाद प्रेसिडेंट मुंतखब हुए जो रोमन कैथोलिक ईसाई फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट है नंबर 9, जापान अटैक्ड USA नेवल बेस एट पर्ल हार्बर इन। जापान जो है जब दूसरी जंग अज़ीम लड़ी जा रही थी तो उसने अमेरिका की जो बंदरगाह थी पर्ल हार्बर उस पर कब हमला किया था, 1941 को, 1945 को। तो जापान अटैक्ड USA नेवल बेस एट पर्ल हार्बर इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1941। तो जापान जो है उसने 1941 को जो है अमेरिका की जो बंदरगाह थी पर्ल हार्बर वहाँ पे जंगी जहाज़ों के ज़रिए ख़ुदकुश जो है वो हमले किए थे और फिर उसके रद्द-ए-अमल में जो है अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ जो है वो 2 एटॉमिक बम इस्तेमाल किए। एक नागासाकी के ऊपर इस्तेमाल किया, दूसरा जो है उसने जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर जो था वो एटम बम इस्तेमाल किया। तो अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ एटमी असला जो है इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है नंबर 10, डिडेंटे मीन्स द रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट नेशंस, द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। डिडेंटे एक टर्म है, डिडेंटे मीन्स
اس کا کیا مطلب ہے؟ دا ریلیکسیشن آف ٹینشن بٹوین کمیونسٹ اینڈ کیپٹلسٹ نیشنز، یعنی جو سرمایہ دار ممالک ہیں اور جو اشتراکی ممالک تھے ان کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی تھی اس کو ختم کرنا، اس کو کم کرنا، یا پھر اس کا مطلب ہے اینڈ آف دا ورلڈ وار سیکنڈ، یا اس کا مطلب ہے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ۔ تو اس کا درست جواب ہے دا ریلیکسیشن آف ٹینشن بٹوین کمیونسٹ اینڈ کیپٹلسٹ نیشنز۔ تو جب دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے اوپر جو ہے رشیا جو کہ کمیونسٹ بلاک کا چیمپئن تھا اور امریکہ جو ہے جو کہ کیپٹلزم کا چیمپئن تھا، تو ان دونوں کے درمیان شدید اختلافات جو تھے وہ شروع ہو گئے، اور ان اختلافات نے جو ہے کولڈ وار کی جو ہے کیفیت اختیار کر لی تھی۔ اور پھر اس دوران جو ہے بہت ساری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی پولیٹیکل سسٹمز کے اندر اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو ہے، تو ایک ٹرم جو ہے استعمال کی جاتی تھی ڈیٹینٹے۔ ڈیٹینٹے مینس کیا ہے؟ سرمایہ دار ممالک اور جو اشتراکی ممالک تھے، خاص طور پہ امریکہ اور رشیا کے درمیان جو نظریاتی اختلافات تھے اور شدت جو ہے پیدا ہو گئی تھی، تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس کو ریلیکس کرنا، اس کے اندر کمی کرنا، دیٹ از کالڈ ڈیٹینٹے۔ نیکسٹ ہے نمبر 11، an unexpected candidate for the political office of president is called a dark horse, a loyal donkey۔ تو امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے جب صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے تو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے صدارتی امیدواروں کا اعلان کرتی ہیں۔ بعض کا جو ہے جو صدارتی امیدوار جو ہیں جن کا نام پیش کیا جاتا ہے وہ بڑے ان نون ہوتے ہیں اور وہ چھپے رستم ہوتے ہیں، بظاہر جو ہے ان کی اتنی زیادہ مقبولیت نہیں ہوتی، ان نون ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ منظر عام پر آتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ تو ایسے امیدوار کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ این ان ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ فار دا پولیٹیکل سسٹم آف USA از کالڈ اے ڈارک ہارس۔ تو اس کو ایک چھپا رستم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اے ڈارک ہارس۔ تو امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر کئی پریزیڈنٹ ایسے ہیں جو کہ ڈارک ہارس جو ہے وہ کہلاتے تھے، یعنی انہیں چھپا رستم جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے نمبر 12، وچ اسٹیٹ ہیز دا موسٹ الیکٹرل ووٹس ان دا الیکٹرل کالج آف پریزیڈنٹ آف USA۔ امریکہ کا جو صدارتی انتخابات ہیں اس میں صدر کا انتخاب کرنے کے لیے ایک الیکٹرل کالج ہے تشکیل دیا جاتا ہے جس کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ 538 ہے۔ اس الیکٹرل کالج کے اندر جو ہے ہر ریاست کو اتنی نمائندگی دی جاتی ہے جتنی کہ اس ریاست کی کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اندر نمائندگی ہوتی ہے۔ کویشچن ہمارا یہ ہے، وچ اسٹیٹ ہیز دا موسٹ الیکٹرل ووٹس ان دا الیکٹرل کالج آف پریزیڈنٹ آف USA۔ امریکن صدر کے صدارتی انتخاب کے لیے جو انتخابی ادارہ قائم کیا جاتا ہے اس میں کون سی امریکہ کی اسٹیٹ ہے جس کے سب سے زیادہ جو ہے وہ ووٹس ہوتے ہیں؟ تو اس میں دو آپشن دیے گئے ہیں، کیلیفورنیا ہے اور سیکنڈ آپشن از ٹیکساس۔ دا کریکٹ آپشن از کیلیفورنیا۔ امریکن جو اسٹیٹس ہیں جن کی تعداد 50 ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو الیکٹرل ووٹس رکھنے والی جو ریاست ہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا ہے، اور آبادی کے اعتبار سے بھی یہ امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا۔ نیکسٹ ہے، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آ گئی ہے۔ کیلیفورنیا جو ہے اس کو الیکٹرل کالج کے اندر 55 اراکین کی جو ہے ممبرشپ حاصل ہے۔ ٹیکساس جو آبادی کے اعتبار سے امریکہ کی دوسری ریاست ہے اس کے جو الیکٹرل ووٹس ہیں وہ 38 ہیں۔ نیو یارک جو تیسرے نمبر پہ ہے اس کے الیکٹرل ووٹس کی تعداد 29 ہے، اور فلوریڈا جو ہے اس کے اراکین کی تعداد بھی 29 ہے۔ تو الیکٹرل کالج جو ہے جو 538 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے اس میں ہر ریاست کو اتنے ہی نمائندے منتخب کرنے کی اجازت ہوتی ہے جتنے کہ اس ریاست کے کانگریس کے اندر نمائندے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ نمائندگی جو ہے وہ کیلیفورنیا کو ہے، دوسرے نمبر پہ ٹیکساس کو ہے، اور تیسرے نمبر پہ نیو یارک اور فلوریڈا کی ریاست ہے، جو دونوں کو جو ہے 29 ممبر جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ 13 کویشچن ہے، اے کینڈیڈیٹ مسٹ ریسیو این ایبسولوٹ میجارٹی آف الیکٹرل ووٹس ٹو ون دا پریزیڈینشیل الیکشن۔ یہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک اسپیلنگ کی مسٹیک ہے، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے۔ چلیں، اس کا کلر پرابلم بھی ہے۔ تو یہ ون ہے WIN ہے،
चलें थोड़ा सा ठीक हो गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ए कैंडिडेट must receive an absolute majority of electoral votes to win the presidency। तो जो अमेरिका के जो सदारती इंतखाब में लोग हिस्सा ले रहे होते हैं वो 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, 3 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो उनको इलेक्टोरल कॉलेज के जो 538 वोट होते हैं उनमें से कितने वोट जो हैं कामयाबी के लिए दरकार होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के कुल वोट्स हैं 538, 535। तो एक सदारती उम्मीदवार को कामयाब होने के लिए 538 में से कितने वोट दरकार होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका दुरुस्त जवाब है 27 आउट ऑफ 27 इलेक्ट्रल वोट्स आउट ऑफ 538। तो ये करेक्ट दुरुस्त जवाब है। अमेरिका के सदारती इंतखाब के अंदर जो है पहले मरले के अंदर एक इंतखाबी अदारा कायम किया जाता है और फिर उस इंतखाबी अदारे के जो अरकान हैं वो सदर का इंतखाब करते हैं। उस इंतखाबी अदारे के अरकान की कुल तादाद जो है वो 538 है और वो 538 अरकान जो हैं उनके वोटों से सदर मुंतखब होता है। तो 538 में से जो भी उम्मीदवार जो है 270 वोट हासिल कर लेता है वो कामयाब करार पाता है। लेकिन एक बात मैं इजाफी तौर पे यहाँ करना चाहता हूँ, अगर कोई भी उम्मीदवार जो है 270 वोट लेने में कामयाब ना हो सके, मसलन फ़र्ज़ करें अगर 3 कैंडिडेट हैं और वोट तकसीम हो जाए, तो फिर क्या होता है कि फिर सदर का इंतखाब जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स करता है और नायब सदर का जो इंतखाब है वो अमेरिकन सेनेट करता है। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जो है इस मौजू के ऊपर भी बात होगी। नेक्स्ट है नंबर 14, हु टेक्स ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA। जब अमेरिकन सदर का इंतखाब हो जाता है तो उसका हल्फ जो है वो कौन लेता है, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकन सदर जो नया अमेरिकन मुंतखब सदर होता है वो उसका हल्फ कौन लेता है। द करेक्ट आंसर इज़ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो नए मुंतखब सदर का जो हल्फ है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लेता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है वो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है। उसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है, दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो है वोट जो हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो अरकान होते हैं, मुंतखब अरकान होते हैं, वो अपनी अपनी रियासत में इकट्ठे होकर वोट कास्ट करते हैं। फिर जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर जो है उनकी काउंटिंग की जाती है और फिर मुंतखब सदर जो है वो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाता है। तो नया मुंतखब सदर जो है 20 जनवरी को जो है पहले अपने ओहदे का हल्फ उठाता है। इससे पहले जो है कुछ अर्सा पहले जो है मुंतखब सदर जो था वो 4 मार्च को जो है अपने ओहदे का हल्फ उठाता था। फिर इस गैप को कम किया गया और अब 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी को जो है मुंतखब सदर जो है वो अपने ओहदे का हल्फ उठाता है और यहीं से जो है उसके 4 साला ओहदे की मुद्दत का बाकायदा तौर पे आगाज़ होता है। नंबर 15 है, लास्ट पॉइंट है, द इलेक्टेड प्रेसिडेंट टेक्स ओथ ऑन जनवरी 10 और मार्च 4। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे, यहीं पे इस क्वेश्चन आ गया है। द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ USA टेक्स ओथ ऑन, जो अमेरिका का नया मुंतखब सदर होता है वो अपने ओहदे का हल्फ कब लेता है, ऑन जनवरी 20 या फिर मार्च 4। तो उसका दुरुस्त जवाब है जनवरी 20। तो 20 जनवरी को जो है नया मुंतखब सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाता है। लेकिन आगाज़ में जो है ये डेट जो थी वो 4 मार्च की थी। उसके बाद जो है इसको आइन में तरमीम करके इसको 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी तक जो है वो लाया गया है। अब नया सदर जो है वो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ लेता है और यहीं से जो है 20 जनवरी को जो है उसकी 4 साला मुद्दत का आगाज़ होता है। तो जो सबका सदर होता है, जो पहला सदर होता है, वो भी 20 जनवरी तक ही ओहदा सदारत पर फैज़ रहता है। अगरचे इलेक्शन जो हैं वो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल उसमें एक गैप रखा गया है, एक ट्रेडिशन है अमेरिका की, उसको कायम रखते हुए वो 20 जनवरी को जो है नए सदर को ओहदा सदारत की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंप देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद नवाज वड़ैच, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आज आपके लिए जो हमने वीडियो तैयार की है इसके ऊपर आपका फ़ीडबैक हमें दरकार होता है। यकीनन जो है आप फ़ीडबैक देंगे, आपका फ़ीडबैक जो है हमारी इस्लाह के लिए बहुत मुफीद होता है और फिर हम उसी को मद्देनज़र रखकर अपनी नई वीडियोज़ का
جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں یا اس میں نئے چیزوں کو شامل کرتے ہیں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔